ये बहुत बड़ी ताकत है यदि आप इसको यूज करेंगे तो। जीवन केवल मेहनत से नहीं बदलता है, जीवन में पूरे मनोविज्ञान को अप्लाई करना पड़ता है। साइकोलॉजी को केवल इस रूप में मत पढ़ना कि कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी को इस रूप से पढ़ना कि जीवन बदलना है सर। लाइफ को बहुत एक नया आयाम, एक नया रूप देना है, इस रूप में साइकोलॉजी को पढ़ना आपको हर सेक्टर में फ़ायदा होगा। चाहे आपका इमोशनल सेक्टर हो, आपके रिश्ते हों, आपका एजुकेशनल हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर जगह काम आने वाला विषय है ये। स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक एक पॉइंट पे अपन काम कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझिएगा। अभी तक आपसे एक रुपया भी नहीं लिया गया है, और जब अपन बिना पैसे दिए बैठते हैं तो अपने चेहरे की खुशी बहुत अलग होती है। सही कह रहा हूँ? या देने के बाद खुशी दुगुनी हो जाएगी? देने के बाद, वेरी गुड। देने के बाद ये क्या होता है कि ये होता है कि यार हाँ, ये तो नहीं वहाँ से चलते हैं तब आते हैं यार, कोई पूछेगा फीस के लिए, तो माइंड में रहता है। इसलिए आज दें तो आप, बहुत बढ़िया बात है। बाकी मंडे को जब भी आएँ तो फीस लेके आ जाना, फिर मस्ती के साथ आप कंप्लीटली पढ़ना। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, और पूरे सिलेबस को कवर करने वाला एकमात्र टॉपिक है। बाकी टॉपिक का बेस के रूप में काम करता है। क्या पढ़ा है अब तक, मैंने दोबारा पूरा रिपीट कर रहा हूँ। अधिगम का अर्थ हमने चर्चा की। अधिगम का शाब्दिक अर्थ केवल व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन यदि पूरे अर्थ की अपन बात करें, पूरे एग्जाम पैटर्न को अपन फॉलो करें, तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, जो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है। अधिगम क्या नहीं है? अधिगम बीमारी, थकान, शारीरिक रोग, इनकी वजह से जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करते। विशेष रूप से दो शब्द याद रखना, परिपक्वता और मूल प्रवृत्ति। इनसे जो चेंज होते हैं वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद मैंने आपको दृष्टिकोण पढ़ाए। दृष्टिकोण में 3 दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि ये दृष्टिकोण मैं दोबारा डिटेल से आपको समझाऊंगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो स्पेशली वाटसन ने दिया, वो ये कहता है कि अधिगम जो होता है वो अनुभव के आधार पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम। यानी अनुभव शब्द को, एक्सपीरियंस वर्ड को आप जोड़ देना व्यवहारवाद से। गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि जब किसी परिस्थिति के प्रति अपन संपूर्ण प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारा कभी पार्टियल रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो क्या होगा? पूरा हॉल होगा, पूरा संपूर्णता बेस होगा। याद रखना, संपूर्णता वर्ड आपको याद रखना है, वो गेस्टाल्टवाद। तीसरा, संरचनावादी दृष्टिकोण की अधिगम जो होता है वो पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। 3 दृष्टिकोण कम से कम आपको जरूर हर समय याद रखने हैं। बाकी हार्मिक दृष्टिकोण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण अधिगम ज्ञान का प्रत्यक्ष संगठन है। और एक और कौन सा बताया था? ये 5 ही बताए थे ना? 5 ही है। वैसे एक पर्यटन त्रुटि भी होता है, बट वो अपन आगे सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने अधिगम की परिभाषाएं पढ़ाई। परिभाषाओं में 7 परिभाषाएं लिखाई थी मैंने। तो मुख्य रूप से परिभाषाओं में आप याद रखिएगा, वुडवर्थ सीखना विकास की प्रक्रिया है, स्किनर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, करो में ज्ञान आदत अभिवृत्ति का अर्जन करना अधिगम है, गेट्स वन ने प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, और गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में। ये 5 डेफिनेशन आपको हर समय याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कल की जो क्लास थी उसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ाया था, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? प्रक्रिया का मतलब ये सिंपल सा होता है कि अधिगम प्रारंभ कैसे होगा और खत्म जाके कहाँ होगा। ये जो इस चीज को पूरी को व्यक्त करता है उसको अपन प्रोसेस ऑफ लर्निंग बोलते हैं। यहाँ 3 मत होते हैं, यदि मैं कुछ सामान्य मत भी बताऊंगा कि पेपर का लेवल बहुत अलग आता है। आपसे 3 मत आपको अपेक्षित हैं, आपको पढ़ के जाने हैं, जिसमें पहला मैंने कल बताया था हिलगार्ड। हिलगार्ड में ज्यादा कुछ नहीं देखना, हिलगार्ड में आपको इतना सा देखना है कि हिलगार्ड की किताब का नाम इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम क्या था? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो किससे प्रारंभ होती है? क्रिया से होती है। यानी विदाउट एक्शन लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, तो एक्शन या क्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट कौन मानता है? हिलगार्ड।
ये प्रश्न भी एग्जाम में नहीं आया, बट इसकी किताब आ गई, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। फिर मैंने कल की क्लास में चर्चा की स्मिथ। स्मिथ की किताब का नाम था साइकोलॉजी इन टीचिंग। ये कहता है कि अधिगम के तीन कारक होते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को संचालित करते हैं। पहला होता है ड्राइव, चालक। ठीक है, चालक का मतलब जो आपको कोई चीज करने के लिए प्रेरित कर देगा। ये जो आप खड़े होंगे ना, भैया आवश्यकता उत्पन्न हो गई, भोजन आपकी आवश्यकता है, चालक भूख होगा, तो भोजन आवश्यकता आपको क्रियाशील नहीं बनाएगी, क्रियाशील बनाएगा आपका ड्राइव। कि आप बिस्तर से खड़े होंगे, खड़े होने के बाद किचन में जाएंगे, रोटी की तलाश करेंगे, ये जितनी भी क्रियाएं आपको करवाएगा वो कौन करवाता है? ड्राइव करवाता है। चालक हमारे जीवन का वो कारक है जो आपको क्रियाशील बनाता है, जो आपको गतिशील बनाता है। तो इसने चालक बताया, फिर इसने कहा कि दूसरा कारक क्या होता है? लक्ष्य, और तीसरा इसने क्या बताया? बाधा। ये तीन तत्व किसने बताए? स्मिथ ने। यद्यपि ये प्रश्न राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, यद्यपि यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको एक समन्वित दृष्टिकोण अपना के चलना है। समझ रहे हैं आप कि आपको जो मैं बताऊंगा कि ये आया हुआ है, तो जो किसी भी स्टेट में आया हो आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इसका मैं रियल रीजन बताऊं, 2018 में रीट में साइकोलॉजी पेपर बहुत हार्ड आया था। पहली बार ऐसा लगा कि मनोविज्ञान ऐसा भी आ सकता है। अब तक मनोविज्ञान बहुत इजी रूप में आया 18 से पहले, लेकिन 18 की रीट के साइकोलॉजी पेपर बहुत हार्ड आया। वो हार्ड था नहीं, वो हमें लगा हार्ड। उसका रीजन था कि हम बहुत नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते थे। वो पूरा का पूरा पेपर के पूरा तो नहीं, बट 15 से 17% जो थे वो उत्तराखंड टेट एग्जाम के थे। ठीक है, ये तब मुझे पता चला जब मैं पेपर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा करता हूँ, हर स्टेट का पेपर एनालिसिस करता हूँ। तब मुझे पता चला कि मतलब पर्सन की भाषा तक चेंज नहीं की गई। तो कई बार क्या पता क्या संजोग बन जाए और कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो जहाँ मैं ये बोलता हूँ कि ये आया हुआ है, मतलब वहाँ वो देखना है आपको। ठीक है ना, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देख के जाना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के सोपान बताए वो टोटल कितने बताए? 8। पहला सोपान उसने बताया था आवश्यकता। विदाउट नीड लाइफ में कुछ नहीं होता है, आवश्यकता सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। आवश्यकता के बाद दूसरा बिंदु क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य। मैंने कहा था लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है। लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे हमें उद्देश्य बनाने चाहिए। उसके बाद बाधा और तत्परता। जब उद्देश्य लक्ष्य बनाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे, रेडीनेस आएगा, वो तत्परता है। फिर अधिगम स्थिति यानी वातावरण उसको प्रभावित करेगा। वातावरण हमेशा पॉजिटिव रखना, अपने आसपास में ऐसे लोगों को आपको जोड़ना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के बाद समायोजन आएगा, समायोजन के बाद व्यवहार में परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद क्या आएगा? स्थायीकरण। ये 8 सोपान जो है वो किसने बताए हैं? वो थॉर्नडाइक ने बताया। उसके बाद कुछ पढ़ाया था, यहीं तक पढ़ा था, बस यहाँ अपना समाप्त हो गया था। तो आज की क्लास, कोई पहली बार आज बच्चा आया है, फर्स्ट बार? कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर लें। तो ये अब तक का पार्ट मैंने पढ़ाया है। मान लीजिए ऐसा होता है कि ये बैच रनिंग चलता रहता है, हमारा कोई बैच होता है तो ये कोई प्रतिबंध नहीं होता उस बच्चे ने वो बैच टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक दोबारा लास्ट में जाके रिवाइज होता है। समझ गए ना आप? कि मान लीजिए आपका टॉपिक 5 दिन आप लेट आ गए, 7 दिन लेट आ गए, तो लास्ट में जाके एक टॉपिक कंप्लीटली, क्योंकि अधिगम में मैं सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ, टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि बाकी टॉपिक का सार है, तो ये समझ में आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल का हो जाएगा, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक गुंजाइश रखते हैं कि कोई बच्चा, नया बच्चा जुड़ जाता है तो उसको ये टॉपिक वापस से हम रिवाइज करवा देते हैं, बाकी नहीं करवाएंगे, यहाँ तक ही नए बच्चों को जोड़ेंगे। आज की क्लास में हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अधिगम की प्रकृति। हेडलाइन डाल लें, नेचर ऑफ लर्निंग या अधिगम की विशेषता। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हेडलाइन डालें, अधिगम की प्रकृति या विशेषता। नेचर ऑफ लर्निंग भी वही बात है और विशेषता पूछे तो भी वही बात है। एक तो पैटर्न को बार बार समझना है। मैं बार बार ये बात आपसे बोलता जाऊंगा पूरी क्लास सेशन के दौरान, आपको लगेगा कि सर बार बार पैटर्न को बोलते हैं। वो इसलिए बोलता हूँ कि आप और कहीं लापरवाही नहीं करें, आप विषय में लापरवाही नहीं करें, जीके में लापरवाही नहीं करें। आप ये मत सोचना कि मैं साइकोलॉजी पढ़ना है, आप ये सोच के चलिए कि हम सिलेक्शन लेने के लिए जुड़े हैं सर आपसे, तो वो आपको उस सेक्टर में भी फ़ायदा होना चाहिए मेरी राय का, कि हम उन चीज़ों को भी कैसे बेहतर करें।
नेचर ऑफ लर्निंग और विशेषता एक ही बिंदु है और ये हर साइकोलॉजी के टॉपिक में आता है। जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे लगभग 90% टॉपिक में बिंदु आएगा। आपको पता होना चाहिए जब भी नेचर शब्द आता है तो यहां पे प्रश्न सर कैसे आता है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, विशेषता पे कैसे प्रश्न आते हैं। यदि अब तक का 2 प्रश्न जो मैं आपको पूछता हूं हमेशा, क्यों और कैसे हम इसको पढ़ें, तो क्यों और कैसे पढ़ें इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं। क्यों पढ़ें इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा। मान लो 23 सेकंड ग्रेड के पेपर उठा के देख लेना आप, तो ठीक है, या 22 आपकी लेटेस्ट जो ग्रेड फर्स्ट का पेपर है वो उठा के देख लेना, आपको लगेगा कि हर पेपर में यहां से एक प्रश्न है। मतलब आप टोटल आरपीसी की भी पेपरों का एनालिसिस करेंगे टोटल, तो मुझे लगता है कि लगभग 65 प्लस प्रश्न आज तक आरपीसी के एग्जाम में यहां से पूछे गए हैं। तो इससे आपके दिमाग में फीड हो गया कि यार बिंदु प्रक्रिया से भी यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो वो नेचर ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अधिगम जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक को पूरे को क्लियर करेगी, ये प्रकृति करेगी, विशेषता करेगी। मतलब अधिगम शब्द को लेकर जितने कंफ्यूजन है, अधिगम शब्द में क्या क्या धारणाएं शामिल हो सकती हैं, अधिगम वास्तव में क्या हो सकता और अधिगम क्या नहीं हो सकता, ये पूरा शब्द जो क्लियर होगा ना आपका, वो किससे होगा? प्रकृति या विशेषता से हो जाएगा। मतलब अधिगम के अर्थ को एकदम क्लियर कर देगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर इसको कैसे पढ़ें अपन, मतलब प्रकृति और विशेषता का जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न कैसे आता है, आप पेपर खुद भी उठाया करो, बाकी मैं बता रहा हूं आपको। इस पे जो प्रश्न पूछेगा उसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज होगी, बहुत साधारण सी लैंग्वेज होगी। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अधिगम की विशेषता है या नहीं है, अधिगम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा। इन 3 के अलावा चौथा टाइप आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 3 ही टाइप के प्रश्न दिमाग में फीड करना है। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अधिगम की विशेषता है या अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं चौथा प्रश्न। अब इसके अंतर्गत आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 विशेषताएं या तो बहुत सही होंगी या 3 विशेषताएं बहुत गलत होंगी और एक विशेषता क्या होगी? सही होगी। मतलब आपको पूरा पढ़ के जाना है। अब मैं पूरी विशेषता आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी भी विशेषताएं, जितने भी प्रश्न आज तक आए वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। मान लीजिए हम 21 या 22 विशेषताएं यहां पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 21 या 22 याद होती कि नहीं होती हैं। याद होती कि नहीं होती उसका तरीका मैंने आपको बताया था। यदि आपके मन में ये एटीट्यूड उभरता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो वो याद 100% होगी। जहां भी आपके मानस में एक सवाल उठ गया कि सर ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप कभी भूलोगे नहीं। मैं लिख के दे रहा हूं, रजिस्टर में, कॉपी में, किताब में लगा देने से मात्र से आपका नजरिया बदल जाएगा। और इसके लिए आप हमेशा 3 पेन का यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ये तरीका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टॉपर स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू पढ़ा और उसने बहुत अच्छी सिस्टम बताया कि मैं हमेशा 3 पेन का यूज करता था। एक ग्रीन है, एक रेड है, अब तीसरा आप येलो यूज कर सकते हैं, आप ब्लू यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन वहीं लगाता था जहां मुझे लगता था कि 100% यहां से प्रश्न आने की संभावना है, मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप येलो या ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं या कोई और कलर का पेन यूज कर रहे हैं, वहां आपको यह दृष्टिकोण रखना है कि यार ये आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, मतलब पढ़ा जाना चाहिए। और मैं रेड जहां पेन का यूज करता था, मतलब मुझे इसको छोड़ना है, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है और यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। मतलब ये वर्गीकरण हो जाना चाहिए पढ़ते समय। यदि आप अपने नोट्स बना रहे हो या किताब पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, यदि वर्गीकरण आप पढ़ते टाइम नहीं कर पाते हैं तो फिर एग्जाम टाइम में तो करने का मतलब ही नहीं है। आप जब फर्स्ट रीडिंग करो तो फर्स्ट रीडिंग में ये चीज होनी चाहिए, सेकंड रीडिंग में तो आपको ये करना है, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में तो स्थिति ये हो जानी चाहिए कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए मुझे ये पढ़ना और ये छोड़ना है। वहां अनक्लियरिटी रहनी नहीं चाहिए कि यार मैं अब ये पढ़ लूं क्या, ये आ जाएगा, तो ये स्थिति थर्ड और फोर्थ रीडिंग में होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के दौरान आप ये सब चीजें तय कर लो पहले से। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम उसने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए मेरे अनुसार। तो हम प्रकृति और विशेषता पढ़ रहे हैं कि एक विशेषता के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कौन सी जगह से क्या प्रश्न आया। पहली विशेषता लिखो आप, प्रकृति पे पहला प्रश्न, पहले बिंदु, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निरंतर। भाषा का बहुत बड़ा चक्कर है।
लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप इसको सतत भी बोल सकते हैं। इसके स्थान पे एग्जाम में आप जाओगे, हो सकता है आपके सामने लिखा है अधिगम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो वहां या ऐसा प्रश्न आ जाए अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वहां लिखेंगे चार ऑप्शन। अधिगम जो है वो किशोर अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी धीमी तो कभी तेज लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम बाल्यावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपके ऐसा प्रश्न, भाषा प्रश्न की हमेशा ऐसी आएगी प्रकृति के ऊपर। यह प्रश्न आया हुआ है जो मैंने आपको तीसरा ऑप्शन बताया है, अधिगम निरंतर चलने वाली, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यद्यपि इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ही पता है कि स्पीड आपकी कम ज़्यादा होती है जब मॉर्निंग सेशन में आप पढ़ते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम, ये सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट टाइम है। या रात को आप 11 बजे के बाद का जो आपका टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है ना। तो लर्निंग पावर बढ़ती है उस समय, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है और माइंड जो है उस समय तक फ्रेश हो चुका होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। मेरा आइडियल टाइम हमेशा पढ़ने का पहले भी यही था, आज भी यही है कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट होता था कि वो 3 घंटे की स्टडी जो है वो पूरे दिन में आपको एनर्जेटिक बनाती है। क्यों बनाती है एनर्जेटिक? भैया आप मॉर्निंग में उठे, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, आपने पहला टास्क पूरा कर लिया तो आपका मोटिवेशन क्या है। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर आप जब वीडियो बनाते हो, मोटिवेट करते हो, आपकी क्लास लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन मान लो कि आप 2 दिन 3 दिन क्लास लेने नहीं आए तो उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेशन को दूर कैसे करें? मोटिवेशन तो यही असर करेगा कि 4 घंटे कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, लेकिन आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें? तो हमेशा मोटिवेट आप अपने एक्शन से कर सकते हो। कि आप मॉर्निंग में जैसे मान लो आपने 4 घंटे उठते ही स्टडी कर ली, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, आप खुद करके देख लेना, आपको लगेगा यार मैं 4 घंटे पढ़ चुका हूं। अब आप बेफिक्र हुए हैं, मतलब आपका डर खत्म हुआ है कि 4 घंटे तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जैसे आपने बिस्तर को सही रखा तो आपके मन में आएगा यार मैं एक टास्क पूरा कर चुका हूं, सर ने जो बताया, मैं 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर चुका हूं, आपके 2 टारगेट पूरे हो गए। जैसे संख्या बढ़ेगी कि मैंने 3 चीजें पूरी कर ली हैं, 4 चीजें पूरी कर ली हैं, वो 3-4 चीजों का पूरा होना आपको मोटिवेट कर देगा। और कभी आप ये करना कि सुबह मॉर्निंग में उठे और आपने मोबाइल चला लिया और कोई ऐसी चीज देख लिया, किसी से बहस हो गई, चैटिंग में कोई गलत उल्टी सुल्टी बातें हो गई, ठीक है, अब आपका पहली जो एक्टिविटी थी वो आपकी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, यानी आउटकम्स उसके 0 आ गए। अब देखना पूरा दिन आपका डिमोलाइज वाला होता है। आप क्लास भी लेने आ जाओगे तो आपको कोई आउटकम्स अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमेशा मॉर्निंग 4 बजे का मतलब इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि 4 बजे तुम किसी से कॉल पे तो बात करोगे नहीं और 4 बजे तुम किसी से चैटिंग भी नहीं करोगे, मैं जहां तक समझता हूं, ठीक है ना। रात को 12 बजे तक तो कर सकते हो लेकिन मॉर्निंग में तो नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वो 3 घंटे आपने यदि दे दिए तो बाद में चाहे आप दिन में कितना भी कुछ उल्टा सुल्टे भी गतिविधियां हो जाती हैं, इधर उधर घूम भी लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो 3 घंटे पूरे दिन को क्या बना देंगे? प्रोडक्टिव बना देंगे, मतलब मोटिवेशन रहेगा पूरे दिन में। इसलिए मॉर्निंग सेशन को जहां तक मैं आपको कह रहा हूं, इसको आप अपने सेल्फ स्टडी के रूप में जरूर चुनें, सेल्फ स्टडी के रूप में चुनना। और मोबाइल का इसका मिनिमम जो है प्रयोग करें मॉर्निंग में 8 बजे तक 9 बजे तक। तो इसे पर्सन कैसे भी घुमा सकता है, मेरा कहने का मतलब इतना सा है, सतत, आजीवन, जीवन पर्यंत, निरंतर, ये चारों वर्ड क्या है? एक ही है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नंबर 2 पे दूसरी विशेषता, अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। व्यवहार में कौन सा परिवर्तन? अधिगम। वांछित मतलब समझते हो ना आप? वांछित का मतलब समझते हो ना? अपेक्षित वर्ड भी आ सकता है वांछित, मैं जो चाहता हूं, आप जो चाहते हो वो परिवर्तन आप में आ जाए, उसको अपन वांछित परिवर्तन बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? अर्थ में जो हमने चर्चा की थी कल, इसी शब्द की चर्चा की थी, कई बार इससे प्रश्न आता है, यहां मैं दोबारा ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वांछित का मतलब है, मान लो आप सीखना चाहते थे, कल आपने क्लास ज्वाइन की, अधिगम की प्रक्रिया को मैंने समझाया और समझाने से आपको उस पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, आपने उसको लर्न किया,
प्रक्रिया को, रटा नहीं आपने, समझा कि यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं क्या आते हैं, तो आपने खुद को फील किया होगा क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है ना। मनोविज्ञान के प्रति थोड़ा डर क्या हुआ आपका, कम हुआ। आपको लगा यार इतना जो माहौल बनाया गया है वैसा तो नहीं है, विषय तो बहुत आसान है, बस हमें पढ़ने का तरीका नहीं आता। मतलब आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आया जो आप चाहते थे। वो क्यों आया? क्योंकि आपने लर्न किया। क्या किया आपने? जब भी आप कोई चीज सीखोगे तो आपका रियल में व्यवहार कॉन्फिडेंट अलग ही हो जाएगा। कभी भी देख लेना, आपका विषय का कोई सब्जेक्ट का टॉपिक है और आपने उसको समझा, आपको मजा आ गया पढ़ के, यार मैं तो एकदम याद हो गया यार, कोई भी टॉपिक आपने लिया तो आपका व्यवहार एकदम चिल जैसा हो जाएगा, मतलब ऐसे आनंद में आ जाओगे, यार मजा आ गया। और कोई टॉपिक आपने पढ़ा, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे थे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप अजीब सा फील करोगे। दूसरी किताब उठाओगे तो भी आपका मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का, बस किताब के कवर पेज को देखते रहोगे, राइटर का परिचय पढ़ लोगे, इंडेक्स पढ़ लोगे, इन्हीं में 1.5-2 घंटे खराब कर दोगे, क्योंकि उस टॉपिक के ना समझने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो सीखना व्यवहार में कौन सा परिवर्तन करता है? वांछित परिवर्तन करता है। तीसरा बिंदु, सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सार्वभौमिक जानो कि यूनिवर्सल। अब देखो चीज बहुत अलग रूप से हुआ है, आप आज रूप में समझा भी हिसाब से हर चीज को नहीं हुआ है। किताब जब अपन साइकोलॉजी की पढ़ते हैं तो अपने को ये एक शब्द लिखा मिलेगा, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया, बस इतना ही लिखा मिलता है किताबों में। अब इस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सार्वभौमिक क्या है। ऑप्शन में जैसे सार्वभौमिक आएगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से सार्वभौमिक आ सकता है। जैसे आपने ग्रेड 23 का सेकंड ग्रेड का पेपर एक देखा हो तो उसमें एक प्रश्न था, अधिगम होता है, उसमें लिखा हुआ है लक्ष्य निर्दिष्ट। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सार्वभौमिक, ठीक है। 30 ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी, बी सी डी। आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए, मतलब सीधे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप ये देखना, अधिकतर साइकोलॉजी के प्रश्न यदि लेटेस्ट पेपर आरपीसी के देखोगे तो वहां आपको दिखेगा ए बी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं जो प्रश्न बनाता हूं मेरे टेस्टों में आपने देखे होंगे, वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं अपन। उससे क्या है, उसमें 3-4 चीजें होती हैं, मतलब सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि कथन किसका है, ऐसे प्रश्न कम आने लग गए। आपसे वो पूरी जानकारी चाहता, तो वहां सार्वभौमिक लिखा हुआ था, चलो ठीक है, इजी सा प्रश्न था, कर दिया आपने। अब 2014 का पेपर देखोगे, वहां पे एक प्रश्न आया पब्लिक एड में, अधिगम होता है ए कक्षा के अंदर, बी कक्षा के बाहर, सी कक्षा के अंदर व बाहर दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? सी आएगा, कक्षा के अंदर व बाहर दोनों। मतलब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि लर्निंग कक्षा के अंदर या बाहर होता है, ये सार्वभौमिक का मतलब है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। सर, लर्निंग को आप समय और स्थान से बांध नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं धीर सिंह सर की क्लास में ही सीख सकता हूं, आप क्लास से बाहर भी सीख सकते हो। आप टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं और वहां कोई आदमी ने एक बड़ी जोरदार बात बोली, आपने उससे सीख लिया। समझ रहे हैं? आप शादी में गए, वहां खा रहे थे, वहां कोई खाने के तरीके में आपके कोई बदलाव आ गया। तो जीवन में हमेशा आदमी सीखता है और हर जगह सीखता है। मतलब लर्निंग को आप समय और स्थान से कभी बांध नहीं सकते। सर्वदा, सर्वत्र और सर्ववस्थेषु आप हमेशा सीखते हैं, सर्वत्र आप हर जगह सीखते हैं, और सर्ववस्थेषु मतलब हर परिस्थिति में आप सीखते हैं। हो गया, 2 प्रश्न आ गए। जब किताब में क्या लिखा हुआ है? सार्वभौमिक। आपको समझना है कि सार्वभौमिक का मतलब क्या है। तीसरा प्रश्न इस बार आया है सीटेट में, अधिगम होता है औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक दोनों, क्या होगा बताओ? अभी सार्वभौमिक का मतलब भी है। अब आपको पता चलना चाहिए कि सर सार्वभौमिक में फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब कहां से आ गया, ये तो क्या उलझा रहा है एग्जामिनर। आपको शब्द को समझना है, फिर कैसा भी उलझाए क्या फर्क पड़ता है। सार्वभौमिक का मतलब मैंने कहा कि हम हर जगह सीख सकते हैं। अब चीजें रिलीवेंट हैं आपके लिए। 2 नए वर्ड आए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। अब यदि आपने रियल बीएड की होती तो आज आपको मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। मतलब बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर होती, आपका सार्वभौमिक का प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता।
औपचारिक का मतलब, फॉर्मल का मतलब होता है जो निर्धारित समय और स्थान पे दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? औपचारिक कहलाता है। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसका कोई समय स्थान निर्धारित नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। जैसे हम समाज के माध्यम से सीख रहे हैं, आप फैमिली के माध्यम से सीख रहे हो, तो वो आपका एजुकेशन है, वो अनौपचारिक है। और एक वर्ड आता है निरौपचारिक। निरौपचारिक होता है जो अपन पत्राचार के माध्यम से, आज आप ड्यूल डिग्री जो लेते हैं, भाई डिग्री को लेकर आपका बहुत बड़ा सवाल होता है कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं क्या? तो एक रेगुलर कर रहे हैं, एक प्राइवेट कर रहे हैं, बट एक आप ओपन से करें, ठीक है ना? प्राइवेट और रेगुलर को एक ही डिग्री माना गया है, ठीक है? वो 2 अलग अलग नहीं है। बट उसके साथ आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेते हो तो वो वैलिड है। उसके साथ आप ओपन यूनिवर्सिटी से, कोटा से लो, चाहे इग्नू से लो, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी उससे आप डिग्री लो, तो वो आपकी वैलिड रहेगी, चाहे उसके साथ आपने रेगुलर पीजी किया हो या प्राइवेट पीजी किया हो, कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? तो पत्राचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, एजुकेशन कौन सी आपकी? निरौपचारिक। ये एजुकेशन के 3 प्रकार होते हैं जो बीएड के पहली क्लास में गुरुजी जो है वो ज्ञान दी थे। गुरुजी को ज्ञान लेने कौन गया? अरे भाई गुरुजी भी आए का होगा, भाई ज्ञान दियो भी को नहीं होगा। मैंने विश्वास है थार पर भी विश्वास है और गुरुजी पर भी विश्वास है, ठीक है? तो एजुकेशन लर्निंग जो है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक। अभी याद रह जाएगा, इसके सामने लिखोगे आप, बताएं आप मुझे कि गुरुजी याद ही रह जाता तो बात ही छोड़ो थे। मतलब मारे 10वीं 11वीं का मैंने साइंस पढ़ी, इसे पढ़ी, याद ही को नहीं, लिख लो आगे। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सभी जगह। लर्निंग सभी जगह होता है। और दूसरा मतलब क्या होता है इसका? ये औपचारिक भी होता है और ये अनौपचारिक भी होता है। ये औपचारिक भी होता है और ये अनौपचारिक भी होता है। कौन? लर्निंग। फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों होता है। वैसे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान, वहां दोबारा बताऊंगा आपको औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है और निरौपचारिक क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? परसों मैंने बता दिया है कैसे आया है, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर ऐसा प्रश्न आ जाएगा। आप समझ लो बस चीजों को कि चीजें रियल में हैं कैसे। 4 नंबर पे चौथी विशेषता, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रूप में हो सकता है। मानते हैं आपकी ये बात सही है? हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। क्या मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव का? अच्छा सीखना और बुरा सीखना। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो ये लर्निंग के रूप हैं। एक प्रश्न आया हुआ आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में, वहां पे ये लिखा हुआ था कि अधिगम का प्रकार होता है, वहां सकारात्मक नकारात्मक भी दे रखा है। अधिगम का प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, सीखने के रूप हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज से क्या सीखें। समझ रहे हो ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कई बार कहते हैं कि मुझे उसने गलत बना दिया, मुझे उसने बर्बाद कर दिया। होता है भाई, आपको तो नहीं पता, बट मेरे पास ऐसे डेली कम से कम 15 से 20 काउंसलिंग के मैटर आते हैं जिसमें यही कमेंट होते हैं, सर मैं बर्बाद हो गया या मैं बर्बाद हो गई, क्या करूं? अब जीने की ललक नहीं बची, इच्छा नहीं बची। होते हैं ना ऐसा। मतलब हमारे पे डिपेंड, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता, इस चीज को याद रखो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, हम बर्बाद हो जाना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना, बर्बादी का भी सर मजा है अपना, मतलब उसका अलग ही फील है सर। वो फील तुम्हें आता है तब लगता है सर बहुत, मतलब अलग ही आता है सर, मजा ही आ रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए कोई चीज कितनी बड़ी है और आप वहां से क्या लेना चाहते हो। बाकी मैंने कहा तुम चाहो ना तो तुम्हें कुछ कोई नहीं कर सकता, और रियल में तुम चाहो तो कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मान के चलिएगा इस चीज को। जो मैंने सिस्टम आपको बताया है, जो पैटर्न मैंने बताया है, मैंने कहा कि आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के और कहीं भी कुछ भी बन सकते हैं।
थोड़ा सा बस वो सिस्टम, वो डेडिकेशन, वो जरूरत होती है। बाकी कहीं कुछ चीज की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप बिना किसी सपोर्ट के आप आगे बढ़ सकते हो। एक एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, मैं बहुत बार क्लास में उसको रिपीट करता हूं। ये हनुमानगढ़ गंगानगर साइड का एग्जाम्पल था। मूवी अपन लोग देखते हैं, मूवी में दोनों कैरेक्टर होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत खराब भी होता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसके किस पार्ट से क्या सीखते हैं। तो एक रियल स्टोरी थी कि 2018 का रीट का जब रिजल्ट आया था तो एक बच्चे ने सुसाइड किया था और पत्रिका में बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि रीट में असफल होने के बाद लड़के ने सुसाइड किया। लेकिन लड़के ने रीट में असफल होने के बाद सुसाइड नहीं किया। अमूमन कर लेते हैं रीट में असफल होने के बाद, परीक्षा में असफलता को अपन बड़ा मानते हैं। लेकिन उसके पीछे रियल रीजन ये था कि रीट से पहले वो जिस लड़की को प्यार मोहब्बत करता था उसके साथ एक कंडीशन हुई थी उसके पापा के साथ कि मैं तेरे प्यार को सच्चा मान लूंगा। अमूमन होता ना कि भाई थे तो भावना में भेजो कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकूं। मतलब प्यार जब जुनून आता ना तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जो अपने बूढ़े मेच्योर लोग हैं वो कहते हैं अच्छा तू कुछ भी कर सकता है, एक काम कर, तू तो मास्टर बन के दिखा दे, अब मेरी छोरी मैं तन दे देश हूं। उस समय जोश आता है, अच्छा मास्टर ही बनना है, बन जाऊंगा मैं तो उसने इस बात के ऊपर की आपकी सगाई, आपकी आप भविष्य में शादी तभी होगी जब आप कुछ कर जाओगे। अब वो कमिटमेंट था, एग्जाम दी, कोशिश भी की होगी बंदे ने निश्चित रूप से, लेकिन वो असफल हो गया। और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा। और उसे लगा कि मैं यदि सुसाइड करता हूं तो उस लड़की को ये फील होगा कि देखो ये होती है सच्ची मोहब्बत। याद रखना, जब आदमी इसमें होता तो उसको लगता है कि ऐसा कर देने से उस अगले को एहसास होगा। कई बार होता ना आपके साथ कोई गलत करता तो आप महीने भर एकदम से डिप्रेशन में रहते हो, कमरे में बंद हो जाते हो, दुख भरे स्टेटस लगाते रहते हो, तो आपको लगता है कि वो जब इस चीज को देखेगा तो उसको बहुत दुख होगा। सच बताऊं ये दुनिया इतनी अलग है, जिसने तुम्हें इस स्थिति में छोड़ा ना, मान के चलना उससे कुछ भी नहीं होगा, वो छोड़ता ही नहीं तुम्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे 1 महीने डिप्रेशन में रह लेना, चाहे 2 महीने डिप्रेशन में रह लेना, कितने दिन बंद कमरे में रह लेना, कितने गंदे गंदे इमोशनल स्टेटस लगा लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो वो तुम्हें इस कंडीशन में लेके नहीं आता। उस लड़के ने कर लिया। अब उस लड़की ने क्या किया पता है? कुछ नहीं किया, उसने तैयारी की, नौकरी लगेगी, वो लग गई होगी, मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब एक एग्जाम्पल मैंने रखा आपके सामने, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है। दूसरा एग्जांपल मैं गंगानगर हनुमानगढ़ का सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी कवर स्टोरी थी वो, कि आरजेएस का रिजल्ट आता है और एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत अपने एक अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं कई बार, ठीक है ना, बट आजकल फ्रेंडशिप का मायने बदल गए हैं। तो वो बहुत अच्छे मतलब थे, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और एक दूसरे से प्यार भी वो करने लग गए, साथ बैठते थे, पढ़ते थे, ठीक है, सब चीज़ें थी उनमें। तो होता है कई बार कि इस बार रिजल्ट आ रहा है, दोनों बन जाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे, ये वो प्लानिंग तो हर आदमी करता है और करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ विजुअलाइजेशन जब करो तो विजुअलाइजेशन में हमेशा उसको देखो आप, और उसको इस रूप में देखो कि दोनों एक स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आप बगल वाले स्कूल में जा रहे हैं। पहले उसको गाड़ी में भी कल्पना करो, तो ओडी गाड़ी कल्पना करो कि ओडी से मैं उसको छोड़ रहा हूं, फिर मैं अपने स्कूल में आ रहा हूं। क्या चीजें साकार होती हैं, चीजें क्या होती हैं, साकार होती हैं। मैं एक कुर्त लेविन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके पीछे रियल रीजन क्या है। मैं खुद के भी 4 एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा कि सच में चीजें कैसे वहां तक पहुंचती हैं। तो वो आरजेएस का रिजल्ट आता है और लड़की सिलेक्ट हो जाती है और लड़का सिलेक्ट नहीं होता है। तो हर बार की तरह उस दिन वो बैठते हैं, लड़का बहुत खुश था। लड़कों को इसलिए मैं बताता हूं कि लड़के बेवकूफ होते हैं, कबूतर टाइप होते हैं, इनको लग जाता है कि यह लागी तो अब आपने तो जुड़ती को नहीं कि अब तो अब नहीं हो तो भी क्या है, अब तो अपना जीवन ये प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत शर्तों पे चलती है। आज प्यार मोहब्बत बिना शर्तों वाली रही नहीं। तो वो लड़की जब मिली तो उसका व्यवहार चेंज था, उन्होंने चाय कॉफ़ी पी, ऑर्डर की, फिर वो बोली यार एक बात मुझे तुमसे कहनी थी। बोले बोल बोल क्या कहनी तुझे? उसने कहा कि पापा ना, ये पापा चाहते हैं कि मैं कहीं किसी और के साथ कर लूँ। ये बात आज तक उसने नहीं कही, बट पहली बार कही। तो आप सोच के देखिए उस लड़के पे क्या बीती होगी। तो उस लड़के ने क्या किया कि उस टेबल पे चम्मच चाकू सब रखे हुए होते हैं, उस लड़के ने चाकू निकाला और क्या किया,
कुछ नहीं किया, उस चाकू को वैसा का वैसा रख दिया उसने। मोड़ कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं पूछ रहा हूँ लर्निंग कैसे होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस रूप में लेते हो। लगभग नेगेटिव बैठे हैं और उसको चाकू ले लिया, मतलब आ तो अगली को मार दिया, खुद मर गया। पॉजिटिव ही सोचो यार, आप मेरे पास पढ़ने तो पॉजिटिव सोचो इसमें। उसने चाकू को उठाया, आराम से साफ किया और वापस से रख दिया, खड़ा हुआ, गया, मोबाइल को उठाया और नहीं मारा, मार दिया, मार दिया। सर हमारे साथ तो जब भी होगा ना, तो हम तो बस उसकी यादें नहीं रहनी चाहिए उस फोन में। क्या नहीं रहनी चाहिए? उसकी एक भी याद नहीं रहनी चाहिए, तो उस फोन को क्या करेंगे? फेंक देंगे। उसने उस फोन से सिम निकाली, स्विच ऑफ करके रख दिया। उसके बाद बिस्तर पे गया, चादर उठाई, क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। स्टडी टेबल को साफ किया और वो पढ़ने बैठा। ये 17 महीने की उसकी तपस्या थी। वो अगली आरजेएस में टॉप 10 रैंक के साथ सिलेक्ट होता है। कौन से टॉप 10 रैंक के साथ सिलेक्ट होता है। और वो लड़की उसे फोन करती कि मुझे मिलना है। उसने कहा नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीखते हो। अमूमन मैंने जो आपको बोला ना, जैसे आपके दिमाग में लगभग के नेगेटिव आया कि उसने चाकू उठाया, लगभग बच्चा हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को चुनता है। जब आप परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको लगता है मर जाना बेटर ऑप्शन है, प्रेम में असफल, मर जाना बेटर ऑप्शन है। हम हमेशा नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप उस नेगेटिव वाले से सीख रहे हो या उससे पॉजिटिव वाले से सीख रहे हो। भाई अपने पैरा ओलंपिक में 4 खिलाड़ी के 50 खिलाड़ी हैं, कितने सारे गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। इन सब की ऑटोग्राफी में पढ़ना, आप आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोवो नहीं। अब आपको सीखना किससे चाहिए? ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि यार जो लड़की खड़ी नहीं हो सकती, उसे पता है कि मेरा जीवन हमेशा इस चेयर पे रहना है, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल देखना आप, उसके चेहरे पे जज्बा देखना आप, अवनी लेखरा का, आपको मजा आ जाएगा कि यार जीवन जीने का मकसद मिल गया मुझे आज। सोच के देखो आप। एक वो है कि अपना सुसाइड क्यों करेंगे यार? जब हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ सही है, तो मैं मरूंगा क्यों? बताओ। नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा और गजब तरीके से कमबैक करूंगा। ये तो पॉजिटिव वे है। और एक ही है कि मैं परीक्षा में सफल हो गया सर, 3 बार हो गया, मेरे साथ उसने गलत कर दिया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। ये सब बातें बताने के बाद भी मेरे पास ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैं मर जाना चाहता हूं, और मैं उन्हें बहुत अच्छे समझाता हूं, रिवर्स साइकोलॉजी उनके ऊपर यूज करता हूं। तो ये स्थितियां इसलिए हैं क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक की बजाय किससे आकर्षित होते हैं? नकारात्मक। तो लर्निंग, हाँ क्या कह रहा है बता? हैं? हाँ युवराज सिंह को ले सकते हो। युवराज सिंह को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हाँ वही तो कर रहा हूं ना, भाई कैंसर में जिंदगी जाव पे थी, और जिस दिन लगा कि जिस दिन फाइनल मैच था उस दिन पता चला कि आपके कैंसर है, वहां आदमी हार जाता है मन से कि मर गए यार। और उस दिन जज्बे के साथ खेलना, तो वो चीजें एक नहीं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं। लेकिन हम हमेशा क्या देखेंगे? नेगेटिव वाला। क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं देखेंगे तो देख लो आप कोटा में और सिक्कर में या जयपुर में कहीं भी ये सुसाइड बंद ही हो जाएंगे, लेकिन कभी बंद नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज 10,000 बच्चे मर रहे हैं, आप 6 महीने बाद देख लेना उनकी संख्या 20,000 होगी। और 5 साल बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, हर घर में सुसाइड होंगे, हर घर में सुसाइड होंगे। मेंटल हेल्थ इतना खराब हो जाएगा आप लोगों का, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। हर जगह नेगेटिव, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा नेगेटिव है, पूरा जहर भरा पड़ा है। तो लर्निंग पॉजिटिव भी है, और उदाहरण इस पे कैसा भी बना सकता, आप कर दोगे ना, आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी जगह भाषा में एक चेंज और आ सकता है। सीखना वांछनीय भी हो सकता है और सीखना अवांछनीय। भाषा से फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने दिमाग में फीड कर लो कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। समझना, यद्यपि इस पे दोनों विशेषताओं पे प्रश्न नहीं आया है, ऊपर वाली तीनों पे प्रश्न आए हुए हैं, बट इन दोनों पे प्रश्न नहीं आए।
बट समझ में आना चाहिए, याद रखना 21-22 विशेषताएं पढ़ेंगे, उनमें 12-13 विशेषताएं ऐसी इनमें बार बार रिपीट होता है। इंडिविजुअल भी और सोशल भी है। व्यक्तिगत और सामाजिक का मतलब क्या समझते हैं आप? व्यक्तिगत से क्या समझते हैं? मैं अपने आप से सीखता हूं, ये व्यक्तिगत है। किस सीखता हूं मैं? अपने आप से। मान लीजिए आपने सबने कोई ना कोई परीक्षाएं जरूर दी हैं, ऐसा नहीं हो सकता, और हो सकता है। कितने बच्चे आप में से हैं जो अपनी जिंदगी का फर्स्ट कंपटीशन दे रहे हैं? ईमानदारी से हाथों चेक करना। पहला कंपटीशन, वेरी गुड। बाकी लगभग आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड या थर्ड कंपटीशन दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट कंपटीशन देता है उस पर दबाव कम होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ देता है उस पर दबाव ज़्यादा होता है। होना नहीं चाहिए, जबकि उसके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि उसकी लगभग चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, केवल पढ़ाई से सिलेक्शन होता तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि जो 10-10 साल से जयपुर पढ़े वो कब के सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है एटीट्यूड से, सिलेक्शन होता है कॉन्फिडेंस से। ये बहुत तकड़ी चीज़ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये दिमाग से निकाल देना। क्योंकि जो पहले एग्जाम दे चुका है उसने हर विषय को पढ़ा है, उसने साइकोलॉजी को पढ़ा है, उसने जीके को पढ़ा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है वो? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उसके अंदर इनफेरियरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके अंदर डर सबसे ज़्यादा होता है, और डर जहां होता है वहां लर्न नहीं होता है। चीज़ को याद रखना, डर के साथ लर्निंग कभी नहीं होगा। दोनों एकदम अपोजिट स्थितियां हैं। डर निकाल दो, उसके बाद आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी क्लास का एक शब्द भी आप भूल जाओ तो मुझे बता देना। आप 5 साल बाद भी मैं आपको पूछूंगा, नहीं भूलोगे ही नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे, ये तय मान लेना। लेकिन सबके साथ डर है आपके साथ कि सर इस बार नहीं हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा। ये डर निकलना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत यही है, आपने पहली परीक्षाओं में जो गलती की उन गलतियों को मत करो आप। और मैं हर बैच में बार बार बोलता हूं, अपना आत्म मूल्यांकन रात को सोने से पहले होना चाहिए। आपका एक रजिस्टर आत्म मूल्यांकन रजिस्टर होना चाहिए। आपने कौन सी गलतियां की हैं वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कॉमनली, मैं यदि आपकी किसी दिन केस स्टडी करूं, काउंसलिंग करूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों को लगता है सर मैंने वो गलतियां नहीं की, आप वही गलतियां, उससे जुड़ी हुई गलतियां रिपीट करते हो। आपने इंप्रूवमेंट किया ही नहीं, आपने व्यक्तिगत सीखा ही नहीं कि यार मैं अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर चुका हूं। आप साल की कीमत आप समझ में आएगा तब आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपका सबसे बेस्ट टाइम है। तुम ये एक साल जब निकालते हो ना, जब नौकरी लगने के बाद तुम्हें फील होएगा यार मैं 2 साल पहले लग जाता तो मजा जाता यार। क्यों नहीं लगे तुम 2 साल पहले? क्योंकि तुमने गलतियों को बार बार रिपीट किया है। तुमने अपनी असफलता से कुछ सीखा ही नहीं है। यदि तुम असफलता से सीखते हो तो इसका मतलब कौन सा सीख रहे हो आप? कि सर मैंने उस परीक्षा में गलती की, मैं एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाया, मैंने अनावश्यक मैटर एकत्रित कर लिया, मैंने वहां कोचिंग कर ली, सर उन्होंने बेवकूफ बनाया, मैं परेशान हो गया, मैं एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाया, मैं परीक्षा से पहले तनाव में आ गया, पता नहीं कितनी सारी गलतियां आपकी। आप उनको अगली परीक्षा में नहीं दोहराओगे। ये तो व्यक्तिगत सीखना है। सोशल, जैसे मैंने 3 दिन में आपको इतनी सारी बातें बताई हैं जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाए, और कोई चार्ज नहीं लिया। मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, चार्ज नहीं लिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आगे आप आओगे कि नहीं आओगे छोड़िए। 3 दिन में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि तुम रियल लाइफ में उनको फॉलो करते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 साल बाद में आप ये आके कहोगे कि सर मैं पेन लेने आया हूं और मैं सिर्फ 3 दिन क्लास ली थी, बस सिर्फ 3 दिन क्लास ली थी। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने जो आपको बोला और आप उनसे अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में बदलाव ले आओगे। ये सीखना कौन सा है? हम दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, या कोई सफल व्यक्ति सीखते हैं, असफल से सीखते हैं, ये सामाजिक हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, ये सीखना कौन सा होता है? व्यक्ति। क्लियर है व्यक्तिगत सामाजिक क्या होता है? नेक्स्ट, सीखना उद्देश्यपूर्ण है क्या उद्देश्यपूर्ण? बताओ। अरे उद्देश्य नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। मैंने कहा होने को सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है। इसलिए थॉर्नडाइक कहता है कि आवश्यकता के बाद आप उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, क्योंकि वो बांधता है आपको। क्या करता है वो?
बांधता है। कोई चीज डेडलाइन तय करता है, वो लक्ष्य तय करता है, और डेडलाइन तय होनी चाहिए। डेडलाइन आप तय नहीं कर रहे हो, आप जयपुर में आ गए और आपको ये नहीं पता कि मुझे 6 महीने में सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है? 6 महीने में एक बार आपका सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस आपका जीके का सिलेबस पूरा होना चाहिए। और यदि तुम 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम सफलता की राह पे नहीं हो। मैं खुल के बोल रहा हूं, नहीं हो आप गलत दिशा में पढ़ाई कर रहे हो। आप 6 महीने के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां महीना आपके रिवीजन के होंगे कंप्लीटली। चौथा 5वां रिवीजन कर जाओगे आप 6 महीने के बाद। बट 6 महीने में एक बार पूरा सिलेबस आपका होना चाहिए। कैसे भी करो टाइम मैनेज, और कर सकते हो, प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। उद्देश्य बहुत जरूरी है। अब इसके स्थान पे एक शब्द मैंने अभी बताया था, परीक्षा में जो प्रश्न आया सेकंड ग्रेड में, उसमें लिखा हुआ था सीखना लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। ये समझ जाओगे ना भाषा, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी में चेंज आवेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भाषा आएगी, घबराना मत। बस पेपर को यूं मानना कि मेरा सब सर से पढ़ा हुआ हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम हॉल में जाना, और यहां पेपर में करवाऊं उनको भी ऐसे ही हल करना, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डर निकालना है अपना परीक्षा के नाम से, गलतियों को रिपीट नहीं करना है, सब चीजें निकल जानी चाहिए इस बैच के साथ। तो लक्ष्य निर्दिष्ट शब्द और उद्देश्य युक्त शब्द दोनों क्या है? जिनके याद रह जाए वो ठीक है, वरना मैं जब बोलूं तो लिख लिया करो थारा कोड वर्ड में कि लक्ष्य निर्दिष्ट और उद्देश्य युक्त होता है, एक ही होता है। ठीक है। अब देखो सिंपल आरपीएससी में प्रश्न तो केवल इतना ही आ गया कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। लेकिन थे यदि सेंटर की भर्ती की प्रिपरेशन करो, थारा मन में आ जाए अभी DSSB की वैकेंसी आने वाली, EMRS की दोबारा वैकेंसी आने वाली है, KVS का जल्दी विज्ञापन आने वाला, कभी भी आ जाएगा, मतलब आने वाला है। बट तो जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की बच्चा प्रिपरेशन करता है, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करता है, उनके सामने बेस्ट ऑप्शन होता है कि उनका शिक्षक बनना ही टारगेट है, तो सेंटर को भी जरूर दें। क्योंकि सेंटर की भर्तियों को मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ, अच्छी हैं, पेमेंट अच्छा है, ठीक है, प्रोबेशन में पेमेंट रोकने वाला ये सब नहीं है, अच्छा मानता हूँ, मतलब बहुत बढ़िया मानता हूँ। और नौकरी कभी भी ये सोच के चलो कि नौकरी आप घर में करोगे, मैं कभी राय नहीं दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ नौकरी हमेशा बाहर करो। यदि जीवन को आनंददायक जीवन जीना चाहते हो ना, तो नौकरी कभी भी ये मत सोचना कि मैं घर के 5 किलोमीटर दायरे में करूंगा। नौकरी करो बाहर, जीवन जी जाओगे, वरना जीवन पे रहेंगे प्रतिबंध। ठीक है ना, अया कौन कर सका, बया कौन कर सका। नौकरी लाग्या बाद में जीवन भी रूप में जीणो है, जी रूप में थे सोचो है, कल्पना करिए उसी रूप में, और वो तभी पॉसिबल। बाहर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ रहे हो आप? तो ये चीजें रिलेवेंट करके चलना इन भर्तियों को भी आप, तो वहां थोड़ा लेवल साइकोलॉजी का और अच्छा होता है। अब जैसे ये प्रश्न आरपीएससी में उद्देश्यपूर्ण लर्निंग होता है, लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। DSSB में जब ये प्रश्न आया है तो इस प्रकार से पूछा गया है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है कैसे? ऐसे प्रश्न आएंगे। तो उद्देश्यपूर्ण का मतलब है जब अपन सीखने को गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसको अपन बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण। समझ रहे हो ना थे? अरे उद्देश्य को मतलब है उद्देश्य बनाने के बाद में थे एक्शन लोगा, और उद्देश्य बनाने के बाद एक्शन नहीं ले रहे तो आप लर्न थोड़ी कर रहे हो। मतलब आप एक्शन के माध्यम से उन चीजों को व्यक्त करोगे। तो ये प्रश्न DSSB में आया हुआ है, थोड़ी सी भाषा चेंज आएगी, आपको समझना पड़ेगा। और साइकोलॉजी का बहुत सिंपल आंसर, मान लो आपने पढ़ा नहीं, टॉपिक आ गया और आपको लग रहा है सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वहां हमेशा देखो रचनात्मक आंसर सही होगा। कौन सा होगा? रचनात्मक आंसर ही करके आना है। सेंटर की जितनी भर्तियां जहां पेडागोजी आती है, साइकोलॉजी आती है, बहुत बिना पढ़े, यदि मैं पेपर देने जाऊं तो बिना पढ़े भी सही करके आ जाऊंगा। एक नजरिया रखना है रचनात्मक। साइकोलॉजी में जो आंसर होते हैं वो लगभग सही कौन से होते हैं? क्रिएटिविटी जिस आंसर में दिख रही है वो आंसर आपको करके आना है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, व्यवहार का विषय है, जो अप्लाइड है, जो बदलता है, इसलिए यहां क्रिएटिव आंसर सबसे सही माना जाता है। तो आगे लिख लीजिए, इन फ्यूचर यदि सेंटर देते हो तो आगे सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि आगे लिख लेना, क्योंकि हम अपनी गतिविधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम इसे अपनी गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम इसे अपनी गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? बहुत बढ़िया। दो टाइप के प्रश्न आ गए,
उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित तो कॉमन वर्ड है, अपना आरपीसी में पूछा गया वर्ड है। वहां लेवल आएगा तो थोड़ा सा आगे मैंने बता दी कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता, तो देख लीजिएगा कितनी विशेषता होगी। 7 नंबर पे सीखना समस्या समाधान प्रक्रिया है। ये आगे ओब्लिक लगा के एक वर्ड और लिख लेना, क्योंकि भाषा का बड़ा चक्कर है। सीखना समस्या समाधान या आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। सीखना समस्या समाधान व आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। एग्जाम में नहीं पूछा गया है प्रश्न, बट फिर भी याद रखना है, आ जाए तो। क्या मतलब क्या हुआ इसका, बताओ क्या होता है मतलब। और कोई बताओ। अरे बहुत सिंपल, दिमाग पर थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठा करो, तारा हर चीज आंसर अपने आप ही ऑटोमेटिक आऊंगा। यांत्रिक तरीके से मशीन की तरह मत बैठा करो क्लास में। मशीन बैठोगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, विचार निकलने बंद हो जाएंगे। पेपर जब हल करोगे ना तो आपका अपना दृष्टिकोण काम ही नहीं करेगा। वहां आप असफल इसलिए होते हो पेपर में, क्योंकि यांत्रिक व्यवहार होता है आपका। आपने देखा कि मेरी पढ़ी हुई लाइन आ गई तो आप कर दोगे, वो लाइन नहीं आई आप घबरा जाओगे, अरे यार ये प्रश्न कहां से आ गया। क्योंकि हम मैकेनिकल बन चुके हैं। थोड़ा सा व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनो, बहुत जरूरी है। सहज जितना रहोगे उतनी चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। समस्या समाधान प्रक्रिया सिंपल सी बात है, अपने ऊपर लेके देखो कि डेली आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। आप कॉलेज कोचिंग आते हैं, आप पहले कोई और पढ़ने जाते हैं, फिर धीर सिंह सर के पास साइकोलॉजी पढ़ने जानी है, आपको टेक्स्टों में बहुत टाइम लग जाता है, आपके घर पे स्कूटी खड़ी है लेकिन आपको चलाने नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है, चलाने नहीं आती। समाधान क्या है, सीख लो। समस्या का समाधान कौन है, अधिगम है। समस्या का समाधान कौन है, अधिगम है। आप नौकरी लगना चाहते हैं, साइकोलॉजी आपको नहीं आती है, समस्या साइकोलॉजी नहीं आनी, समाधान क्या है, सीख लो। समस्या का समाधान कौन है, सीखना है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकता क्या है, नौकरी है, पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग आवश्यकता की भी पूर्ति कर रहा है और लर्निंग समस्या का क्या है, समाधान में। नेक्स्ट, सीखना रचनात्मक व सक्रिय प्रक्रिया, एक्टिव प्रोसेस। ये दोनों प्रश्न अलग अलग आए हैं, मैं एक जगह लिखा रहा हूं बस। क्रिएटिव एंड एक्टिव प्रोसेस, रचनात्मक प्रक्रिया है अधिगम और सक्रिय प्रक्रिया एक्टिव प्रोसेस है। बताओ कैसे है, बोलो क्या मतलब हुआ इसका। रचनात्मक का मतलब होता है जब आपके व्यवहार में परिमार्जन होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है और वो नए रूप में ग्रहण करता है, उसको अपन क्या मानते हैं, रचनात्मक। परिमार्जन होना एक प्रकार से क्या है, क्रिएटिव है। और जब भी आप सीखोगे तो पुरानी चीज को छोड़ते हो और आपके व्यवहार में क्या आती है, नवीनता आती है। भाई लर्न करने का मतलब क्या है, नयापन आया है। कोई भी चीज आप सीखोगे तो आप क्या करोगे, आप में नयापन आएगा। मान लीजिए आप क्लास में आने से पहले कुछ और थे, लेकिन आपकी 3 दिन की क्लास से आपने ये जरूर फील किया होगा कि आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। आप एक ऊर्जित सा फील करते हैं अपने आप को, आपको एक डायरेक्शन से मिली है। तो ये रचनात्मक परिवर्तन है आपके अंतर्गत। और यदि आपके अंदर कोई परिवर्तन, आपने कुछ नहीं सीखा है तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, मतलब आपने सीखा ही नहीं है। 3 दिन आए हो बस आप, 3 दिन मैं आपसे मिला और आपने मेरे को देखा है बस, बाकी हुआ कुछ नहीं है। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है, नवीनता। क्या होता है, नवीनता। और एक्टिव का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, लर्निंग हमेशा क्रियाशीलता के साथ होता है, ये चीज याद रखना। मैं क्लास के बच्चों को भी बोलता हूं, बच्चा जब बैच में आप आता है शुरुआत में तो 15-20 दिन इस बात को फॉलो करता है और उसके बाद ढीले हो जाते हो तुम लोग। ढीलो आदमी समझोगे थे, आपना बूढ़िया कहावत करता, रोत तो जा मरेड़ा की खबर लावे। क्या करे,
रोत तो जावगो जको की खबर लावगो मरेड़ा की खबर लाओ। रोत तो जान को मतलब है बे कहता रे गोलू बेटा जा रहे खेत में आपने वो चीज है वो उठा लिया जनाब वो है पी पी कर तो भी आधी घंटा तो भी गोड्डा कौन समता ना भाई गोड्डा न देख के भी की चाल देख के कह देता अरे रुक जा बोले रहने दे मैं लिया शू जाके बैठ जा। मतलब बाकू व्यवहार मोटिवेशनल होया करतो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करया करता मनोविज्ञान ने तो थे अब पढ़ रहे हो